पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई। पाकिस्तान बमुकाबला हिंदुस्तान ये एक ऐसा मैच हुआ जिसने सब लोगों को अपने गिरद जमा कर लिया, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो हिंदुस्तानी हो। लेकिन हर कोई सवाल कर रहा था कि क्या ये जो मैच हो रहा है ये मैच पाकिस्तान जीतेगा हिंदुस्तान जीतेगा। लेकिन मैच हुआ और आपने देखा कि एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद मतलब वो सारी वो चीज़ें हुई जिसके बारे में हम पाकिस्तान टीम के हवाले से कहते हैं कि ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, और वो कुछ हुआ। इमाम उल हक चले, उन्होंने 36 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक एग्रेसिव इंटेंट के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए। फिर दोनों अनलकी हुए कि अच्छा खेलते खेलते जब 40 रन की स्टार्टिंग पार्टनरशिप लग चुकी थी, जब लग रहा था कि पाकिस्तान अब शायद फ्लाई करेगा और डोमिनेट करेगा, वहाँ पर सूरत हाल तब्दील हुई। पहले अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, उसके बाद इमाम उल हक आउट हुए और पाकिस्तान लकी रहा क्योंकि जब बाबर आजम आए तो वहाँ पे एक बड़ा नैरो मिस रहा। रिजवान बड़े नैरोली बच गए क्योंकि वो भी मैच कॉल हो गए और एम्पायर ने नॉट आउट किया था। तो वहाँ पाकिस्तान 2 बार बिल्कुल लकी रहा। लेकिन लकी होने के बावजूद क्या पाकिस्तान बेहतर कर सकता था वहाँ से? 151 रन पे 2 आउट और उसके बाद पूरी टीम 200 रन से पहले ढेर हो गई। सऊद शकील जो कि स्पिन बॉलिंग के हवाले से अच्छा माने जाते हैं कि अच्छे खिलाड़ी हैं, इफ्तिखार अहमद जिनके बारे में पता है कि वो स्ट्रगल करते हैं और स्पेशली वो स्पिन बॉलिंग जिसको हाथ से रीड नहीं किया जा सकता, इफ्तिखार उसके ऊपर थोड़े कमज़ोर हैं। नवाज शादाब के ऊपर बहुत बहस हुई क्योंकि नवाज शादाब की परफॉर्मेंस बतौर ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी नज़र आ रही है बॉलिंग से और बैटिंग से। और शायद उस दिन नवाज और शादाब के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो 30-30 रन भी बना जाते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती। उनके ऊपर जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है मेरे ख्याल से, सही है गलत है वो आप बता सकते हैं। अगर वो 30-30 रन बना जाते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती और वहाँ पाकिस्तान 250-270 का टारगेट भी सेट कर देता तो वो एक रिस्पेक्टेबल टारगेट होता। लेकिन पाकिस्तान अफसोस के साथ 200 रन भी नहीं बना सका। अब सवाल यह है कि सबका फेलियर कौन है, इस सबके फेलियर का जिम्मेदार कौन है? मैं आपको 3 नाम बताऊंगा। पहले 2 नाम तो शायद आप भी जानते हैं और तीसरे नाम के ऊपर शायद आप में बहुत से लोग हैरान होंगे और बहुत से लोग नाराज भी हो सकते हैं। पहला जो नाम इस वक्त जो नज़र आ रहा है खिलाड़ी को जो सारा बिगाड़ हुआ है, टीम में हम देखते टीम की थी, सब कुछ था, पॉजिटिविटी थी, लेकिन वो टीम की पॉजिटिविटी कहाँ चली गई? उसमें जो पहला नाम है वो आ रहा है जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने रमीज़ राजा जो कि उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे उनको हटाया और नजम सेठी साहब उनको आप लेके आ गए। नजम सेठी साहब आए और उन्होंने जिस अंदाज से बोर्ड के मामला चलाए, एड हॉक बेसिस पर मामला चलाए और फिर वो 3 साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात वहाँ से शुरू हुई और फिर इंडिया पाकिस्तान एशिया कप की कंट्रोवर्सी हुई कि पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान जाएगा नहीं जाएगा, वो बहुत से स्टेटमेंट्स वहाँ पे आए। आई फील कि अगर नजम सेठी साहब को इस बारे में थोड़े से शुक्र को शुबात है कि उनकी पोजीशन ऐसी है खतरे में, तो उनको इस सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। फिर स्ट्रक्चर चेंजेस की गई जिसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया। ओवरनाइट जिस तरह से रमीज़ राजा साहब रात के 2 बजे हटा दिए गए थे, उसी तरह कुछ नजम सेठी साहब को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। ज़का अशरफ साहब फिर आए और उन्होंने बोर्ड की कमान संभाली। उन्होंने भी एड हॉक बेसिस के ऊपर बोर्ड को अभी तक रन किया हुआ है। उनकी एक्चुअल पोजीशन लेजिटिमेट है नहीं है, ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है। और फिर ज़का अशरफ साहब ने जिस अंदाज से बोर्ड को रन किया, ज़का अशरफ साहब अब इसके कहने पे आए हुए हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब। तो ये 2 नाम तो हैं नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो इक़दाम किए वो शायद बर वक्त ना थे, अच्छे ना थे और उसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो पाकिस्तानी क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दिया। और जब क्रिकेट में खेलों में पॉलिटिक्स होती है तो फिर आपको पता है कि क्या कुछ होता है। तो यही कुछ देखने में आया कि ये जो चॉप एंड चेंजेस हुई, फिर पॉलिसी चेंजेस, फिर कैप्टनसी के ऊपर प्रेशर, फिर कैप्टन भी एक सिक्योर माइंड फ्रेम में चला जाता है और वो उस अंदाज से परफॉर्म नहीं करता, डिलीवर नहीं करता। और फिर सारी जो बहस एशिया कप के दौरान रही वो पाकिस्तानी टीम के हवाले से नहीं थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से थी। ज़का अशरफ साहब बहुत कमज़ोर साबित हुए। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्यों दिया, क्या वजूहत थी, क्या मजबूरियाँ थी, वो ज़का अशरफ साहब मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बताएंगे और ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये जो दोनों अपॉइंटमेंट्स ये सियासी थी और इन सियासी अपॉइंटमेंट ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर्स को जो था वो चेंज करके रख दिया, उखाड़ के रख दिया। और इस पैमाने में जब उखाड़ पछाड़ हो रही होती है तो जो क्रिकेट खेल के खिलाड़ी होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट होती है और वो कहीं ना कहीं एक होती है उम्मीद होती है किसी को कि मैं अगला कैप्टन हो सकता हूँ या मैं कोई बुक्स बना सकता हूँ। फिर देखें वहाँ रियाज को अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जा सकता है तो कोई और खिलाड़ी को क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं खिलाड़ी के जहन में। तीसरा नाम मैं जो लेने जा रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोग उसमें नाराज़ होंगे। तीसरा नाम है इमरान खान का। इमरान खान ने अब ऐसा क्या किया? इमरान खान तो खुद क्रिकेट खेलते रहे हैं, कैप्टन हैं 92 क्रिकेट टीम के,
विनिंग कैप्टन हैं, उनके बारे में शायद सबसे ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन एक काम उन्होंने भी किया जिसने पाकिस्तान टीम को एक्चुअली जो वहाँ पे डेंट किया। उन्होंने जो काम किया वो ये था कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो रहा था 2019 वर्ल्ड कप में, तो सरफराज अहमद उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत पोजीशन सेकंड थी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, और उनको उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पाकिस्तान मैच हार गया। और कहा ही जा रहा था कि सरफराज ने जीत के पहले बैटिंग नहीं की, शायद इस वजह से कप्तान नाराज़ हैं, और कप्तान की नाराज़गी की वजह से कप्तान को पोजीशन से हाथ धोना पड़ा। उस वक्त सरफराज की कुछ अपनी गलतियाँ भी थी कि वो उन्होंने अपनी फिटनेस को के ऊपर काम नहीं किया, जो भी था बाहर। अगर वो चेंजेस ना होते और अगर उस वक्त सरफराज अहमद को, जो कि शायद उस वक्त फिटनेस इशूज़ में कुछ घिरे हुए नज़र आते हैं, या साइकोलॉजिकल थोड़ी डिफेंसिव नज़र आते, तो उनके ऊपर अगर काम किया जाता और बाबर आजम और पूरी टीम को बिल्ड किया जाता, तो सरफराज अहमद इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते थे। और जो बाबर आजम है वो फ्री फ्लोइंग स्टाइल में अपनी गेम को जारी रख सकते थे। टीम में जब कैप्टनसी के ऊपर सवाल निशान होता है तो सारे प्लेयर्स ऐसा नज़र आता है कि कैप्टनसी के लिए खेल रहे हैं, अपनी कैप्टनसी के लिए खेल रहे हैं। और शायद अगर वो सरफराज अहमद वाला इंसिडेंट ना हुआ होता तो आज पाकिस्तान की जो टीम है वो बहुत बेहतर अंदाज में नजर आती। आज भी ये सवाल हो रहा है कि क्या इस स्पिन अटैक को खेलने के लिए सरफराज जैसा कोई खिलाड़ी मौजूद होता, क्योंकि सरफराज बतौर बैट्समैन या बतौर कप्तान एग्रेसिव नेचर के हैं। वो सिंगल डबल्स बहुत अच्छे करते हैं, रनिंग बिटवीन विकेट्स अच्छे करते हैं, चौके लगा लेते हैं। छक्के की बात होती है तो छक्के तो हमारी टीम कोई नहीं लगा रहा, तो अगर सरफराज अहमद इस टीम में होता तो शायद एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर काम कर सकते थे। एक सोच ये भी है कि क्या सरफराज अहमद ओपनिंग कर सकते थे इंडिया की पिचेस के ऊपर, क्योंकि माजी में कर चुके हैं, और माजी में अगर सरफराज अहमद ओपनिंग कर चुके हैं तो क्या पाकिस्तान इस वक्त जो एक ओपनिंग की स्लोनेस को लेकर परेशान है, क्या वो हल हो सकती है? क्या मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं? बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिस पर बात हो सकती है, पुराने प्रोग्राम में और वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन आपको भी क्या लगता है कि जो 3 नाम इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुँचाया, असद जरदारी साहब, राशिद साहब और इमरान खान साहब, ये तीनों नाम पाकिस्तान के लिए बड़ी काबिल एहतराम है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस परफॉर्मेंस को, इस नोज डाइव की जिम्मेदार ये 3 नाम भी हैं? बताइएगा।